हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हिंदी की चौपाल के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पल्लवन, जो कि मेंस के पेपर के हिसाब से 10 मार्क्स का एक टॉपिक है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट भी है। पल्लवन का जैसे नाम से स्पष्ट है, पल्लव किसको कहते हैं? जो पेड़ में नए पत्ते आते हैं उसको कहते हैं पल्लव। तो जो मूल आत्मा है उस पेड़ की, उसको और प्रस्फुटित कर रहा है नया पत्ता आके, ठीक है। तो उसी प्रकार जो कोई सूक्ति वाक्य हमको दिया हुआ है, उसको हमको और प्रस्फुटित करके और ढंग से, शानदार ढंग से प्रस्तुत करना है पल्लवन में। तो किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु, विवेच्य बिंदु मतलब वो बिंदु जिसकी विवेचना की जानी है, को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए, अब काम की बात आ रही है, प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक और सारगर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। इसे विस्तारण, भाव विस्तारण और भाव पल्लवन भी कहते हैं। तो विस्तार की आवश्यकता कब होती है? मैं कोई सीधी सी बात कहूं, अरे इधर आना, तो उसके तो विस्तार की आवश्यकता है ही नहीं, स्पष्ट है। विस्तार की आवश्यकता कब होती है? बिन पानी सब सून, जब कोई सूक्ति वाक्य कहा जाता है, कोई सारगर्भित बात कही जाती है, जब गागर में सागर। अच्छा लेखक क्या करता है? जैसे तुलसीदास जी हैं या सूरदास जी हैं या प्रेमचंद है, किसी ने भी कोई बात कही अपने दोहे में या अपने कथन में, अपनी कहानी में, तो उन्होंने बात कही विभिन्न अर्थों में, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, विभिन्न मनुष्यों तक पहुंचने के लिए। अब वो आप तक आ गई बात, अब आपको उसको स्पष्ट करना है, आपको सामान्य लोगों को समझाने के लिए उस बात को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पल्लवन की जरूरत पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब मूल भाव संक्षिप्त हो, सघन हो या जटिल हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे होते हैं, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? गंगाधर तिलक ने। स्वाधीनता मेरा जन्म, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वैसे ही जहां सुमति है संपत्ति नाना, जहां कुमति है विपत्ति निधाना, तुलसीदास जी ने कह दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अब ये कह तो दिया, लेकिन कैसे, क्यों, क्या, ये सब भाई सामान्य आदमी को इतना झटके से थोड़ी समझ में आ जाएगा। परित सरिस धर्म नहीं भाई, वो तो पूछेगा ना कि परित पहले है क्या, ये तो बता, धर्म क्या है, ठीक है। तो उसका पल्लवन आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भाव पल्लवन की जरूरत है, ठीक है। फिर जब कोई काम करना है तो उसके अगर कुछ गाइडलाइन मिल जाए, कुछ नियम मिल जाए, तो वो काम करना अपने लिए ज्यादा आसान है। तो देख लेते हैं क्या क्या सामान्य नियम है पल्लवन के, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे अपन आगे चल के। तो पल्लवन के सामान्य नियम क्या क्या हैं कि पहले जो भी आपको दिया गया है, जो शुरू से बचपन से आपके टीचर कहते आए होंगे, बेटा पेपर को ध्यान से पढ़ो, पेपर को ध्यान से पढ़ो। तो जो भी मूल अवतरण का वाक्य, सुक्ति, लोकोक्ति, कहावत जो भी आपको दी गई है, वो आप ढंग से पढ़ो, जिससे मूल का संपूर्ण भाव समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी महापुरुष का वाक्य होगा, किसी कंटेक्स्ट में कहा गया होगा, तो अगर आपको वो पता लग जाए कि किसने कहा था, कब कहा था, तो काफी हद तक चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं, है ना। तो ये भी कोशिश करो कि आपको उसका रेफरेंस अगर पकड़ में आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर क्या है, मूल विचार अथवा अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों। एक तो होता है मुख्य विचार, फिर होते हैं गौण विचार। तो गौण विचारों को समझने की भी चेष्टा करो, क्योंकि आपको पल्लवन करना है, ठीक है। भाई तना था, तने के बाद डाली, डाली के बाद और छोटी डालियां, फिर उनमें पत्तियां, नई कोपलें, फूल, फल, वो सब लगाने हैं आपको। तो गौण विचार भी अगर आपके पास होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे कुछ छूट न पाए अपना कच्चे रफ वर्क में, कि हाँ भाई इसमें ये भाई डायमेंशंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं किसी भी चीज में, ठीक है। फिर जो सबसे जरूरी बात ध्यान रखने की है कि भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। स्पष्टता और सरलता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गूढ़, जटिल और जो भी कहना था, वो तो जो महान आदमी था जिसका आप पल्लवन कर रहे हो, वो कह चुका ना। तो अगर और ज्यादा अलंकार या और ज्यादा गूढ़ता की जरूरत होती तो आपके पास थोड़ी आते, और किसी बड़े लेखक के पास चले जाते। आपके पास आए तो स्पष्टता और सरलता की उम्मीद से आए, तो अनावश्यक जटिलता से और उनसे आपको बचना चाहिए। छोटे और सरल वाक्य लिखो,
अलंकारों से, यानी जो स्वाभाविक अलंकार हैं, जैसे अगर उपमा वगैरह से अगर आपकी चीज स्पष्ट हो रही है, किसी उदाहरण से स्पष्ट हो रही है तो वो दो, लेकिन जबरदस्ती के आप अनुप्रास और उत्प्रेक्षा और वो ऐसे अलंकार श्लेष वगैरह लगा रहे हो तो उनसे बचो, उनकी कोई जरूरत नहीं। उसके बाद अर्थ और विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण या तथ्य दिए जा सकते हैं, जिससे आपकी बात में क्या है, वजन आ जाता है। लेकिन अलग नया विचार नहीं लाना अपन को, जो विचार है उसी की पुष्टि के लिए उदाहरण या तथ्य देना है। ये नहीं कि आप एक नया विचार लेके आ गए और फिर उसको पुष्ट करने लग गए। लेखक ने जो कहा है उसको स्पष्ट करने का अपना उद्देश्य सारा। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग ही ट्रेजेक्टरी पकड़ के चल दिए, जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, ठीक है। पल्लवन में लेखक को मूल और गौण भाव तथा विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी है, उसको स्पष्ट करना है, उसको तार्किकता की कसौटी पे नहीं परखना है आपको, ठीक है। आपको कोई और विचारक से तुलना नहीं करनी है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके सब्जेक्ट से बाहर हो। आपको लाइन दी हुई है, उस लाइन को आप जितना स्पष्ट कर सकते हैं, जिन जिन हथकंडों से, जिन जिन टूल्स की सहायता से आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं, उनको काम लो, लेकिन अनावश्यक इधर उधर मत हो। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अन्य पुरुष समझते हो, वह, वे, समझ गए, ठीक है। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। अब आप पहले तो कहोगे कि पहले तो ये बताओ व्यास शैली और समाज शैली है क्या। समाज शैली होती है सूक्ति वाक्यों की शैली, कि आपने पहले एक चीज बहुत सारगर्भित लिख दी फिर उसको स्पष्ट किया, तो सारगर्भित तो वहां पे लिखा ही हुआ है, तो समाज शैली की जरूरत नहीं है। व्यास शैली क्या होती है, भागवत कथा सुनिए, उसमें कथा के व्यास होते हैं, वो हर चीज को, कहानी को ढंग से समझा समझा के, जिससे जो आखिरी आदमी बैठा है, जो घरेलू महिलाएं हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है, उनके भी समझ में आ जाए, तो वो होती है व्यास शैली। पहले विस्तार में पूरी बात बताओ, फिर लास्ट में उसको सम अप कर दो। वो कहते हैं ना, पूरी कहानी सुनाएंगे और फिर लास्ट में कहेंगे तो देख लो, इसलिए दान की महिमा देख ली ना, तो वैसी चीज है, लास्ट में सम अप। पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण होता है, पल्लवन हो चाहे संक्षेपण हो, कुछ भी हो, निबंधात्मकता तो जरूरी है। आप जब भी कोई भी राइट अप लिख रहे हैं तो बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए, उसमें अगले और पिछले सेंटेंस में तारतम्य होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए जो पूरे को बांधे रखे, ठीक है। अदरवाइज वो पल्लवन भी नहीं है, संक्षेपण भी नहीं है, वो लिटरेचर ही नहीं है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल जैसे हमने ले रखा है, नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है, ठीक है। नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। अब इसका आपको करना है पल्लवन। अब हमने क्या क्या डायरेक्शन लिए थे, कि सबसे पहले तो उसको पढ़ लो, फिर उसका कोई अर्थ निकले तो उसकी कोशिश करो। पढ़ लिया अपन ने, नर और नारी जन्मते रहते हैं लेकिन राष्ट्र अमर रहता है। अब मूल विचार और भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा की। तो मूल विचार क्या है, मनुष्य नश्वर है, यही है, जन्मता मरता रहता है, और राष्ट्र है अमर। तो मूल विचार क्या हो गया, कि जो राष्ट्र की अवधारणा है वो इंडिविजुअल से, नर नारियों से, उसके निवासियों से कहीं ज्यादा बढ़ के है। एक बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है, गौण विचार क्या है, कि राष्ट्र अमर है। इसका मतलब क्या है, कि जो राष्ट्र की विकास यात्रा रही होगी, उसका इतिहास, उसका जो भी रहा होगा, उससे आपको ये बात स्पष्ट करनी है कि राष्ट्र अमर कैसे, ठीक है। ये दो बातें आपको अलग अलग क्लियर हो रही है, कि एक तो मूल विचार क्या है कि मनुष्य नश्वर है, दूसरा विचार क्या है कि मनुष्य राष्ट्र की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो विचार है। अब आपने समझ लिया। अब क्या करना है पल्लवित करने के लिए, पहले तो आप जैसे निबंध में भूमिका बनाते हैं, ठीक है, निबंध का आपके पास टॉपिक हो जाता है तो उसके बाद भूमिका बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे छोटा 100 ही शब्द में है तो भूमिका छोटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पष्टता मौलिकता तो है ही, उदाहरण और तथ्य, जहां आपके पास एप्ट एग्जाम्पल हो, कैसे यानी लोगों ने खुद का बलिदान दे के राष्ट्र को बचाया हो, या कैसे बार बार मिटने के बाद भी राष्ट्र उठ खड़े हुए हों, तो उससे अपनी बात स्पष्ट हो जाएगी ना, कि कैसे राष्ट्र अमर है और मनुष्य नश्वर है, ठीक है। तो देखते हैं। अब ये आपके लिए
पल्लवन किया है ना? तो क्या किया है? अब मैंने पहले बात की थी भूमिका की, तो भूमिका में क्या है, संसार में असंख्य नर नारियों का जन्म प्रतिक्षण होता रहता है और हर क्षण उनकी मृत्यु भी होती है। जन्मते और मरते हैं। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा लगा रहता है। जन्म के साथ मृत्यु का संबंध अवश्यम भावी। अब इसमें अपन ये लाइन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये दो लाइन बिल्कुल एक जैसी आ रही है। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, यह निश्चित है। इस सत्य के संबंध में किसी भी तरह का भ्रम नहीं हो सकता। किंतु राष्ट्र अमर है। अब अपने दो प्रिमाइस है, मनुष्य नश्वर है और राष्ट्र अमर है। तो संसार में असंख्य नर नारियों का जन्म प्रतिक्षण होता रहता है और हर क्षण उनकी मृत्यु भी होती रहती है। जन्म के साथ मृत्यु का संबंध अवश्यम भावी है, किंतु राष्ट्र अमर है, इसकी आत्मा अमर है। यह मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और ऐतिहासिक चेतना में। समझ गए? क्योंकि राष्ट्र केवल मनुष्यों से मिलकर अगर बना होता तो राष्ट्र भी मनुष्यों की तरह नश्वर हो जाता। अगर किसी, जैसे भारत में रहने वाली सारी आबादी को अगर आज खत्म कर दिया जाए तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत केवल मनुष्य नहीं है ना। भारत में क्या क्या है? नागरिक है, संस्कृति है, साहित्य, परंपरा, धर्म, पूरा राजनीतिक परिदृश्य, भूगोल, सब कुछ है भारत में। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती, उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। जब आंतरिक शक्ति ग्रह कलह में, ग्रह कलह मतलब जब नागरिकों में आपसी भेद आ गए, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, विशृंखल होने लगती है, तब उसका ह्रास अवश्यम भावी हो जाता है। अब देखो इसने क्या कह दिया यहाँ पे, ह्रास अवश्यम भावी हो जाता है, मतलब क्या राष्ट्र मिट जाएगा? नहीं। किंतु यह ह्रास भी ह्रास है, राष्ट्र का नाश नहीं। भैया आप ये सोच के देखो कि जब आप कह रहे हो राष्ट्र हमारे, तो सामने कोई ये तर्क भी तो दे सकता है, नहीं इतने यूनान, मिस्र, रोमा है मिट गए जहां से, है ना? कोई कह सकता है ना। लेकिन क्या वो मिट गए? आज क्या मिस्र का इजिप्ट नहीं है? क्या इटली वाला रोम नहीं है? या फिर ग्रीस नहीं है? इसका मतलब वो उस समय के लिए, उस कालखंड के लिए, उस तरह का उनका जो उस समय की जीवन शैली थी वो भले मिट गई, लेकिन वो राष्ट्र फिर ह्रास के बाद फिर खड़े हो गए। ठीक है? तो उसकी संस्कृत, साहित्य, परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व है, वो किसी भी पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं। तब पहले से अधिक तीव्रता से नागरिक अपनी ही विशृंखलता को समाप्त कर एक हो जाते हैं और राष्ट्र में हो जाते हैं। मनुष्य मरता है, उसकी परंपरा कभी नहीं मरती। व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। ठीक है? राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान है। विंस्टन चर्चिल का बहुत फेमस एक कथन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, अगर आप में से किसी ने इनटू द स्टॉर्म मूवी देखी होगी तो उसमें भी वो आता है कि युद्ध के समय जो देश सरेंडर करके अधीन होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो देश लड़के खत्म होते हैं वो फिर उठ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राष्ट्र के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक चेतना, अपने आत्म गौरव को नहीं मरने दिया, इसलिए। तो वही चीज है। तो इस तरह के एग्जाम्पल से कि भाई पहले तो इसमें अपन ने पूरे में किया क्या है। सबसे पहले तो आपने प्रीमाइस सेट की। ठीक है? यहाँ पे अपन ब्लैंक पेपर की जैसे इसको काम ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रीमाइस सेट की कि भूमिका की जो मूल विचार है वो क्यों सही है ना? उसकी आपने भूमिका बनाई, फिर उसको स्पष्ट किया है। ठीक है? फिर आपने उसको पुष्ट किया है। पुष्ट कैसे कर सकते हैं? तथ्यों से, कथन से, उदाहरण से। ठीक है? उसके बाद आपने कंक्लूड किया है, जिसको निबंध के उसमें कह देते हैं उपसंहार। ठीक है? तो निबंध चाहे 1000 शब्द का होता है, पल्लवन 100 शब्द का है, लेकिन ये जो 4 चीजें हैं, ठीक है, वो पल्लवन में भी रहेगी, वो आपके निबंध में भी रहेगी। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास टाइम एंड स्पेस है, आप सोच समझ सकते हैं, तो आप जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे निबंध में लेते हैं ना, सोशल, कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, उसी तरह से यहाँ भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर उसके कोई ऐसे पक्ष हैं जैसे आत्मिक, ठीक है, उस लाइन को भाई आप
एक इंडिविजुअल मनुष्य से कैसे जोड़ सकते हैं वो देख सकते हैं, एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय रूप से, सामाजिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय रूप से, महिलाओं का या किसी पिछड़े समाज का या बच्चों का, उसमें अगर कोई एंगल है तो उस तरीके से सोच सकते हैं। तो उन सब चीजों से सोच के आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाएगा जिसको आप इसमें यूज ले सकते हैं। अब जैसे ये देखो, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, महात्मा गांधी का कथन है। तब आप इसको रिफ्यूट तो कर ही नहीं सकते, है ना। अब आपको इसको स्पष्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो भूमिका, कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सब अपनी अपनी विशेषताएं और अपने अपने बोलने वाले होते हैं। हर भाषा के यदि किसी अन्य के लिए, भाई दूसरे की माँ आपके लिए तो उसकी माँ है, लेकिन उसके लिए तो खुद की माँ है ना। तो वैसे हर भाषा यदि अन्य किसी के लिए केवल भाषा है तो उसके खुद के लिए मातृभाषा हो गई। तो इसलिए किसी अन्य भाषा को बुरा मानना तो बिल्कुल ही गलत है, मनुष्यता का परिचायक ही नहीं है। और हर भाषा अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को समेटे होती है। तो आप भाषा को सीखते हो तो क्या होता है, आप वहाँ की संस्कृति और साहित्य के बारे में जानते हो, ठीक है। तो ये सारी भाषाएं सीखी जा सकती है। तो ये तो पहली चीज हो गई कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं। अब आपको इस बात पे आना है कि दूसरी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। तो पहला पैराग्राफ में आपने साबित कर दिया कि दूसरी भाषा का विद्यार्थी होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी दृढ़ होते हैं, यहाँ तक बात हो गई खत्म। लेकिन दूसरों की भाषाओं को पढ़ने के पहले अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। क्योंकि अपनी भाषा में क्या है, मनुष्य अपने हृदय के विचार प्रस्तुत करता है। इसमें माँ की ममता है, राष्ट्रीय संबंधों का माधुर्य है, अपनेपन की महक है, अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है, ठीक है। हर तरह की शिक्षा का माध्यम प्राइमरी में क्या होता है नितिन, निर्देशक तत्वों के हिसाब से खुद की भाषा। तो अगर आप दूसरी भाषा सीखते भी हो तो खुद की मातृभाषा के माध्यम से सीखते हो, दूसरी भाषा में लिखते हो तो सोचते तो खुद की भाषा में हो, ठीक है। तो इसलिए अपन मातृभाषा के बिना नहीं रह सकते। फिर यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हो, निज भाषा उन्नति हुए, अरे सब पूरा नहीं लिखना है, केवल हिंट देते हुए चलना है इसमें। अगर 100 शब्दों के में आप पूरे दोहे चौपाई लिखने बैठ गए तो फिर हो गया काम, ठीक है। तो आपको अब ये स्पष्टता लानी है कि मातृभाषा क्यों श्रेष्ठ है। भाई अन्य भाषा को सीखना बुरा नहीं है, उसकी आपने फरमाइश सेट कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी चाहिए, ज्ञान विज्ञान भी चाहिए, साहित्य चाहिए, दूसरे की संस्कृति को सीखना है, वैचारिक आदान प्रदान करना है, इस सब के लिए अच्छी बात है क्योंकि हर भाषा अच्छी है, ठीक है। लेकिन मातृभाषा क्यों अच्छी है? क्योंकि हृदय के करीब है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, संस्कृति को डेवलप करती है, दूसरी भाषाओं की खिड़की भी मातृभाषा ही है, हमारी वैचारिक दृढ़ता की परिचायक है, ठीक है। जैसे फिर एग्जाम्पल दे दिया, जैसे दूध में पानी घुला होता है उसी तरह मातृभाषा भी हमारी माँ का संस्कार, प्यार और मिठास है, ठीक है। तो वो उसमें फिर चेतन भगत की लाइन है, इंग्लिश इज लाइक ए वाइफ बट हिंदी इज लाइक मदर। तो वो वाली चीज है। तो ये केवल हिंदी और इंग्लिश की बात ही नहीं है, ये हर भाषा के बारे में, ठीक है। तो फिर देखो कितनी अच्छी लाइन है कि वह मस्तिष्क की वस्तु तो हो सकती है लेकिन हृदय की वाणी नहीं हो सकती। ये एक ही लाइन है जो पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दे रही है कि क्यों विदेशी भाषा सीखनी तो चाहिए लेकिन मातृभाषा क्यों अच्छी है। क्योंकि विदेशी भाषा मस्तिष्क की वस्तु तो हो सकती है लेकिन हृदय की वाणी नहीं हो सकती। उसमें माँ की ममता, पिता का प्यार, पड़ोसियों का स्नेह और हमारे मन या देश का दर्द नहीं हो सकता। ये हो गया आपका पल्लवन, हो गया। अब देखो, जो शक्ति तोप तलवार और बम के गोले में नहीं पाई जाती वो साहित्य में पाई जाती है। तो ये बात सही है। तो भूमिका में आप क्या लिखोगे कि बड़ी बड़ी संस्कृतियों के बारे में भी हमें उनके साहित्य से ही पता चल रहा है, ये है वो है। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, संगम साहित्य, ठीक है, ताड़पत्र, भोजपत्र, ठीक है। तलवार और बम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, सृजन नहीं कर सकते, ठीक है। गौण विचार, और उसमें समझो आप कि बड़े से बड़े युद्ध का अंत भी कैसे होता है, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके होता है। देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है, ठीक है। संविधान व्यवस्था से आज पूरा विश्व चल रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे चल रहे हैं, समझौतों से, WTO, UN, ये सब क्या है, लिटरेचर बेस्ड ही तो चीजें हैं। कि जब एक
संधि पत्र डिसाइड किया गया, उसमें लैंग्वेज डिसाइड की गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आज हम जेके रोलिंग को पढ़ते हैं, ब्रिटेन की राइटर है, या आज वीएस नॉयपॉल भारतीय मूल के, उनको नोबेल मिलता है, तो लोगों के को भारत के बारे में जानने की दिलचस्पी पैदा होती है, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। तो हार्ड पावर कभी सॉफ्ट पावर का स्थान ले सकती है क्या? कभी भी नहीं ले सकती। तो साहित्य, जैसे धर्म है, धर्म किस पे बेस्ड होके चल रहा है? धार्मिक ग्रंथों पे। जैसे हिंदू धर्म है, वो रामायण, महाभारत, ठीक है। क्रिश्चियनिटी है, बाइबल। देखा जाए तो ये क्या है, साहित्य ही, साहित्यिक कृतियां हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों लोगों को एक कॉमन ग्राउंड दे रखा है जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्या आप इतने अरबों लोगों को तलवार और बम की ताकत से रोक के रख सकते हैं? कभी नहीं, ठीक है। उसी तरह से एक कवि कुछ लिख देता है, राष्ट्र कवि, जैसे मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया अमर्त्य वीर पुत्र हो, ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। तो ये तलवार और बम से किया जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है। कार्ल मार्क्स, एक कोने में बैठा हुआ गुमनाम सा आदमी, उसने लिख दिया दास कैपिटल, साम्यवाद की उसने थ्योरी दे दी। तो साम्यवाद की थ्योरी, उसके साहित्यिक विचार में वो शक्ति थी ना, कि इतने, उसने कितने सैकड़ों सालों तक, सैकड़ों साल भी नहीं गए तो दशकों तक उसने, यानी काफी, और अभी भी चल ही रहा है। तो सबसे पहले आपको बनानी है भूमिका। भूमिका में ये स्पष्ट कर देना है कि तोप और तलवार की ताकत से कुछ समय के लिए कुछ लोगों को कुछ क्षेत्र में तो दबा कर रखा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। जबकि साहित्य की ताकत, जो कलम की ताकत है, किसी ने सच ही कहा है कि कलम में तलवार से कई गुना ज्यादा शक्ति होती है। तो कलम की ताकत से, साहित्य की ताकत से आप लोगों को क्या है, नैरेटिव क्रिएट करके देते हो, ठीक है। अब वो नैरेटिव कैसा हो सकता है? नेशनलिस्टिक भी हो सकता है, जैसा अपन ने यहाँ पे बात की थी। सोशल, जैसे अम्बेडकर ने किताबें लिखी, ठीक है, उन्होंने अनटचेबिलिटी और भारत की गुलामी के खिलाफ अपने साहित्य के आधार पे आवाज उठाई, तो वो आज तक पूजे जाते हैं। वैसे ही लॉ में, ठीक है, वैसे ही लिटरेचर में, वैसे ही पॉलिटिक्स में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। फिर इनकी सहायता से आपको स्पष्ट करना है, जैसे मैंने कार्ल मार्क्स का आपको एग्जांपल दिया कि कैसे उसके एक आइडिया ने पूरी दुनिया में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा कर दिया, जबकि वो तलवार के दम पे क्या ऐसा कर सकता था? नहीं कर सकता था, ठीक है। वैसे जो साइंटिफिक लिटरेचर होता है, जो नव जागरण आया यूरोप में, उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि उस टाइम के साइंटिफिक लिटरेचर ने कैसे चर्च की जड़ें उखाड़ी, ठीक है। तो ये फिर आप अपने उदाहरणों से अपने कथन को पुष्ट करो, और लास्ट में फिर लिखो कि हाँ, जैसा कि हमने देखा है कि साहित्य में जो शक्ति है वो तलवार और बम के गोले से कहीं ज्यादा है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करो, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आप इसको शेयर करो कि आपने कैसा लिखा है, ठीक है। पीयर रिव्यू करके एक दूसरे को आप करेक्ट करो। आप, ये जो पिछले साल आया, असफलताएं सफलता का आधार स्तंभ है, इसमें क्या है? इंग्लिश में कहावत है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। एडिसन का आपके पास एग्जाम्पल है, कितनी बार वो बल्ब बनाने में विफल हुए और फिर सफल हुए। उसके बाद आपका भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, क्या सक्सेस हुए थे उसमें? नहीं, 1947 में जाके हुए। महात्मा गांधी, पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, फिर सविनय अवज्ञा किया, ठीक है। आजादी क्या एक ही आंदोलन से मिल गई? नहीं, करते रहे, चलते रहे, कभी ना कभी पहुंचे, ठीक है। कई ऐसे लोग हुए हैं, कितने बिजनेस खड़े करके, और हर बिजनेस में फेल होते रहे। तो वैसे करके आपको पॉलिटिकली, सोशल, ठीक है, किसी का भी आप एग्जाम्पल लो, अपना सबसे पहले भूमिका सेट करो कि पहले तो आप इससे कथन से सहमत हैं कि असफलता है सफलता का आधार स्तंभ है।
कोई भी बड़ी इमारत जब बनती है तो पहले उसकी नींव की खुदाई की जाती है। नींव के अंधेरे में पत्थर होते हैं, तो उनको ये समझ में आता है क्या कि इस पे इतनी बड़ी इमारत बन जाएगी। आपको हमेशा फिर एक जो लाइन कहते हैं कि सुबह के उजाले से पहले रात का अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है, ठीक है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो ऐसे लाइनों का, ऐसे एग्जाम्पल्स का उपयोग करके आपको फिर ये बताना है कि कैसे आधार स्तंभ है, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के और ज्यादा करीब लेके जाती है। आपको उस काम को करने का एक गलत तरीका और आपके रास्ते से हट जाता है। आपके अनुभव में वृद्धि होती है, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, फिर आगे इम्प्रूव करते हो। फिर आप इन बड़े लोगों का एग्जाम्पल दे दोगे कि कैसे कैसे इन्होंने किया इम्प्रूव, ठीक है। फिर फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि हाँ, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि असफलताएं सफलता का ना केवल आधार स्तंभ है, बल्कि सफलता को परफेक्ट भी वही बनाती है। जो आदमी पहले प्रयास में सफल हो जाता है, उसको उस सफलता का ना तो मूल्य पता होता है, ना उस सफलता के साथ जो ज़िम्मेदारी उसको आती है, वो उसके बारे में ढंग से जान पाता है। लेकिन जो आदमी असफल होकर अपनी मंज़िल तक पहुँचा है, उसको उस सफलता का मूल्य भी पता है, वो उसको एन्जॉय भी ढंग से करता है और रेस्पॉन्सिबली आगे भी बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये पल्लवन वाला टॉपिक खत्म होता है और आप इन जो ये 2 खाली एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक तो पिछला तोप तलवार वाला और ये असफलताएँ वाला, इन पर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पल्लवन लिख के डालिए और पीयर रिव्यू करते रहिए उसे। थैंक यू।